एक और यूनिक हॉरर स्टोरी लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को शुरू करें, आप में से ज़्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसकी वजह से हम 1000 सब्सक्राइबर पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि आपको यूनिक हॉरर स्टोरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा दोस्त केविन हमेशा से सुपर हीरो बनना चाहता था। हाँ, आपने सही सुना, एक सुपर हीरो। ऐसा नहीं था कि उसे सुपर हीरोज काफ़ी पसंद हो, लेकिन वो खुद एक सुपर हीरो बनना चाहता था। वो कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहने आस पड़ोस में गुनाह रोकने के लिए घूमा करता था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसने कोई गुनाह रोका था, लेकिन उसके इलाके में कई सारे क्राइम्स और ड्रग्स डील्स हुआ करती थी। गेविन के लिए मेरे हिसाब से सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि वो मिनीसोटा में रहता था, एक ऐसा राज्य जहां उस वक्त मास्क पहनना अलाउड नहीं था। हालांकि गेविन के इस रूप को देखकर ज़्यादातर पुलिस वाले उस पर हंसते थे, लेकिन एक पुलिस वाला था जिसे ये सब पसंद नहीं आता था, और वो हमेशा गेविन को उसका मास्क उतारने के लिए कहा करता था। उस अफसर का नाम था मिचेल। वैसे सच बताऊं तो उसका कॉस्ट्यूम काफ़ी अच्छा था। उसका वो काला पोशाक बहता हुआ सा लगता था, लेकिन वो ज़्यादा ढीला भी नहीं था। और मास्क जिसे उसने काले प्लास्टिक से बनाया था, वो मास्क खोपड़ी की शक्ल का था। वो अपने इस कॉस्ट्यूम पे 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से काम कर रहा था। हर रात स्कूल के बाद वो घूमने या अपना होमवर्क करने की बजाय उस कॉस्ट्यूम को बनाता रहता था। मैंने उसे सलाह भी दी कि वो सुपरमार्केट जाकर एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम बाय कर ले, लेकिन वो खुद कॉस्ट्यूम बनाने पर अड़ा रहा। और आप समझ ही सकते हो कि वो बैटमैन का फ़ैन था, और बैटमैन की ही तरह वो भी सिर्फ रात में ही काम करने निकलता था। इससे ये बात भी थी कि वो ऑफिसर मिशेल को अवॉइड कर सकता था, और अगर कहीं वो ऑफिसर दिख भी जाए तो अंधेरे गलियारों में ये पोशाक उसे छुपने में मदद करती थी। कई सारे लोगों और टीचर्स का मानना था कि गेविन मानसिक संतुलन खो चुका है या शायद मतिमंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। मेरे हिसाब से गेविन एवरेजली स्मार्ट बच्चा था। वो बस ऐसी चीज़ों में लगा हुआ था जो उसे अच्छे ग्रेड्स या कुछ ऐसी चीज़ सीखने से दूर ले जा रहे थे जो उसे एक अच्छी जॉब दिला सके। वो कोई पागल नहीं था, वो बस काफ़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजरा था। जब वो 5 साल का था तो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। इससे पहले कि आप इस बात को ये कह के खारिज कर दे कि ये तो 21वीं सदी में होता ही रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि उसके पिता जुए के काफ़ी आदी थे और काफ़ी ज़्यादा कर्ज में भी थे, और उसकी मां के मिनियापुलिस के गैंग मेंबरों से संबंध थे। आप सोच ही सकते हो कि वो किस माहौल में पला बड़ा था। उनकी डिवोर्स के बाद कोर्ट ने पाया कि वो दोनों भी उसकी परवरिश करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए गेविन को उसके ग्रैंडफादर के पास दे दिया गया। लेकिन उनका भी स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद वो कई सारे फॉस्टर होम्स में रहा। आखिरकार गेविन अपनी एक दूर की रिश्तेदार होवी के साथ रहने लगा, जो हमारे पड़ोस में ही थी। होवी नाइट शिफ्ट में काम किया करती थी, और उसके पास ना तो गेविन को समझने के लिए टाइम था और ना ही धैर्य था, इसलिए गेविन के उससे भी कुछ ख़ास संबंध नहीं थे। मुझे याद पड़ता है कि एक रात मैं गेविन के साथ सड़क पर जुर्म रोकने के लिए निकला था, और हमारे साथ एक और लड़का भी था जिसका नाम था टरवुड। ये गेविन का साइड किक था, और हमारे इस ग्रुप का नाम द डेप्थ था। हमें पता चला था कि इस इलाके में कोई सीरियल किलर घूम रहा है, तो उसकी तलाश में हम भटकते रहे। मैंने कॉस्ट्यूम नहीं पहनी थी, लेकिन गेविन और दरवुड ने अपनी कॉस्ट्यूम्स पहनी थी। ज़्यादातर टाइम तो हम सड़कों पर बस मारे मारे फिरते रहे, लेकिन फिर हमारा ध्यान एक लंबे आदमी की तरफ गया। वो काफ़ी टाइम से
उस सड़क पर बार बार चक्कर लगा रहा था। वो आदमी बार बार यहाँ चक्कर लगा रहा है, गेविन ने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा। इस बात को सुनकर मैंने और डरवुड ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे हम जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। अगले ही लम्हे गेविन ने उस आदमी को उसके कोट के गिरेबान से पकड़कर उसके ऊपर चीखना शुरू किया। वो उसके बारे में जानना चाहता था, जबकि मैं और डरवुड काफ़ी दूर से ये सारा मंजर देख रहे थे। उसने उस आदमी के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया, जिसके जवाब में वो आदमी चीखते हुए उसे गालियां देने लगा। इस पर गेविन ने उसे और मारा। उसने अपने वो सारे कराटे पंचेस को उसके ऊपर ट्राई किया जो उसने ऑनलाइन वीडियोस देखकर सीखे थे। मुझसे दूर हटो, वो आदमी चिल्लाया, लेकिन गेविन वहाँ से नहीं हिला। फिर उसने उस आदमी की कलाई पकड़ी जिसके अंदर एक बंदूक थी। अब मामला काफ़ी गंभीर हो गया था। मैं अब भी उसकी ये खींचातान देख रहा था कि तभी डरवुड भी इस धमाचौकड़ी में कूद पड़ा। इस खींचतान में एक गोली चल गई। वो गोली जाकर कंक्रीट से टकराई और उस आदमी के हाथ से वो गन गिर गई। गेविन और डरवुड ने उसे ज़मीन पर धकेल दिया। मुझे नहीं पता ये दूसरे आदमी के आने की वजह से था या फिर गोली की आवाज़ से, लेकिन वो आदमी ज़मीन पर बिखर गया। मैं उन दोनों की तेज़ सांसें सुन सकता था। गेविन की सांसें डरवुड से भी ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन इससे पहले कि वो रोड क्रॉस करके इस तरफ आ पाते, डरवुड रुका और उसने ज़मीन से किसी चीज़ को उठाया। उसने वो चीज़ को यहाँ पर लाया और हमने देखा कि वो एक प्लास्टिक का पैकेट है जिसके अंदर मेथ थी, और ये आदमी एक ड्रग डीलर था, इसलिए वो बार बार यहीं पे घूम रहा था। लेकिन वो सीरियल किलर, हम उसे कभी नहीं पकड़ पाए। डरवुड इस हार से काफ़ी शर्मिंदा था, लेकिन गेविन के मुताबिक उसने फिर भी अन्याय को रोका था। इस तरह के उसके ज़्यादातर धर्मयुद्ध स्ट्रीट फाइट में ही ख़त्म होते थे। कुछ वो जीतता था, कुछ वो हारता था, और कभी कभार उसका मास्क भी उतार लिया जाता, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे वैसे ही कोई नहीं पहचानता था। इसके बाद मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। मैं हाई स्कूल में जाने वाला था और मैं नहीं चाहता था कि मैं सबसे लोवेस्ट क्लास में पहुंच जाऊं, वो भी शहर की सबसे घटिया स्कूल में। गेविन हाई स्कूल नहीं जाने वाला था। वो जुर्म से लड़ने के अपने इस करियर पे ही फोकस करना चाहता था। सच्चाई तो ये है कि उसका बिहेवियर सही नहीं था और शायद वो ADHD से भी पीड़ित था। एक तरह से देखा जाए तो स्कूल ही उसे नहीं लेता। सबसे बुरी बात वो हुई जब गेविन ने कुछ पैसे जो उसने इकट्ठा किए थे, कुछ जो उसे क्रिसमस में मिले थे और शायद कुछ उसने हॉवी के वॉलेट से चुराए थे, इन सब को लेकर उसने एक पुलिस स्कैनर खरीदा। कराटे मूव्स की तरह ही उसने स्कैनर के कोडेड नंबर्स को खुद ही सीखा। उसके इस स्कैनर के ख़रीदने के तीसरे दिन बाद ही ऑफिसर मिचेल हमारे दरवाज़ों पर था। वो एक के बाद एक सभी घरों पर दस्तक देकर गेविन का मास्क वाला स्केच बताते हुए घूम रहा था। आखिर में ऑफिसर मिचेल मेरे दरवाजे पर आया। उस वक्त मेरी माँ घर पर थी और उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने मास्क पहने ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाकर उसे देखने के लिए कहा। मिचेल ने उन्हें कहा था कि उसका मानना है कि सस्पेक्ट एक बच्चा है। मैंने एक नज़र उसे देखा और पहचान गया कि ये केविन का ही मास्क है, लेकिन जाहिर है मैंने अपना सर ना में हिलाया, लेकिन वो मेरी आंखों में देखकर भांप गया था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है बेटे कि तुमने इसे कहीं नहीं देखा? दोबारा से मैंने अपना सर ना में हिला दिया। वो वहाँ से चला गया, लेकिन मैं जानता था कि उसे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे अपने जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ती सी महसूस हुई। उसके बाद मेरे और डरवुड के बार बार कहने के बाद गेविन ने आखिरकार इस बात पर हामी भरी कि वो
रात को नहीं जाएगा। ठीक है, उसने कहा। मैं इंतज़ार करूँगा स्कैनर पर जब तक कि कोई बड़ा केस नहीं आ जाता। हालांकि मैं इसके बारे में श्योर तो नहीं था, लेकिन उस वक्त वो मुझे शांत करने के लिए काफ़ी था। एक रात हम होवी के बेसमेंट में थे और एक्सबॉक्स पे गेम खेलते हुए बियर की चुस्कियां ले रहे थे और पुलिस का स्कैनर भी कभी कभार बजने लगता। हम जब गेम की आखिरी लेवल पर पहुंचे तो स्कैनर इस बार ज़ोर से बजने लगा। कार 64, 261 और शायद 217 भी, यंग एंड लेक्सिंगटन पर। पड़ोसियों ने कहा है कि उन्होंने चीख की आवाज़ सुनी, शायद किसी महिला की। ओवर। डरवुड और मैंने ये सुना, लेकिन हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन केविन वो सीधा खड़ा हो गया। उसने अपना कंट्रोलर ज़मीन पर फेंक दिया। 10-4, ये कार 64 है। हम लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर। केविन स्कैनर की तरफ बढ़ा और उसने उसे अपने कान पर लगा लिया। डरवुड और मैं अब भी कारपेट पर बैठे थे। क्या हुआ केविन? मैंने पूछा। श्श्श, उसने कहा और दोबारा उस रेडियो को अपने कान पर लगा लिया। एक महिला है हमसे 10 ब्लॉक की दूरी पर और उस पे अटैक किया जा रहा है। ये बात को सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया। मैंने गेम को रोका और सुनने लगा। कई मिनटों तक शांति रही, बस स्टैटिक की आवाज़ आ रही थी। फिर हमें एक ऑफिसर की आवाज़ सुनाई दी। डिस्पैच, ये है कार 64। हमारे पास 217 है। मेडिकल की गुजारिश। ओवर। ऑफिसर के हारे हुए लहजे से मुझे उस कोड को डिकोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जाहिर था कि वो महिला मर गई है। रॉजर, कार 64, क्या सस्पेक्ट उस एरिया में है? ओवर। निगेटिव डिस्पैच, सस्पेक्ट एक मेल है, शायद लोकल। गवाहों ने कहा है कि उन्होंने उसे बर्लिंगटन की तरफ जाते देखा है। उस तरफ की सभी कार को नोटिफाई कर दो। 10-4। इन सब के दौरान मैं देख सकता था कि गेविन कुछ लिख रहा है। शायद वो उसे पकड़ लेंगे, मैंने कहा। यह सही कह रहा है। डरवुड बीच में कूद पड़ा। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। शांत हो जाओ दोस्त। उसे रोकने में कुछ मिनट लगे, लेकिन आखिरकार गेविन मान गया। हमने टीवी चलाई और उसके ऊपर कुछ देर तक कार्टून देखने लगे। डरवुड और मैंने एक नई बियर की बोतल खोल ली, जबकि गेविन ने अपनी पिछली ही ख़त्म नहीं की थी, बल्कि उसने उसे छुआ तक नहीं था। वो बस वहाँ बैठा रहा, पुलिस स्कैनर के पास, और शून्य में देखने लगा। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, यंग एंड लेक्सिंगटन पर एक भयानक मर्डर, पुलिस अभी भी कातिल को नहीं पकड़ पाई। ये बिल्कुल भी सही नहीं था। अगले 2 हफ्तों तक मुझे गेविन कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं उसके घर भी काफ़ी बार गया, लेकिन हर बार वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। मेरी उसके कज़िन से भी बात हुई तो उसने कहा कि वो यहाँ से जा चुका है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। ये सोचकर मैं काफ़ी डर गया। ये काफ़ी बुरा था। मुझे सिर्फ उस सस्पेक्ट की वही डिटेल पता थी जो उस दिन रेडियो पर चली थी। नंबर 1 मेल का मतलब एक ब्लैक आदमी से था और मुझे नहीं पता कि हम उसे कैसे ढूंढने वाले थे। तीसरे हफ्ते बुधवार की दोपहर को स्कूल के बाद मैं अपने घर में ही था कि मुझे हेवी टायर्स की चरमराने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर मेरा सिक्स्थ सेंस जाग उठा और मैं जानता था कि ये पुलिस ही है। मैंने देखा कि पुलिस की कार होवी के घर के सामने आकर रुकी है और उसमें से ऑफिसर मिचेल निकलते हैं। ये देखकर मेरा मन भारी होने लगा, लेकिन फिर उसने पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खोला और उसमें तो गेविन था। उसका चेहरा खुला था और उसकी आँख काली और सूजी हुई लग रही थी।
और उसकी हथकड़ियाँ भी लगाई हुई थी। मिचेल गेविन को घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले गया। गेविन इसमें थोड़ा प्रतिरोध कर रहा था और वो इस वक्त बहुत ही कम मानसिक संतुलन वाला आदमी दिखाई दे रहा था। पुलिस वाले ने उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया। उस वक्त हॉवी डबल शिफ्ट कर रहा था और वो उस समय घर पर नहीं था। तुम्हारे पेरेंटल यूनिट कहाँ है बेवकूफ़ बच्चे? मिशेल ने ज़ोर से उसे झंझोड़ते हुए कहा। गेविन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मिशेल ने उसे दोबारा से झंझोड़ा और उसके चेहरे के करीब आकर चीखने लगा। मैं महसूस कर सकता था कि ब्लॉक की आसपास कई सारी नज़रें उन दोनों को ही देख रही है। शायद ऑफिसर मिचेल ने भी इसको भांप लिया था, इसलिए उसने एक नज़र आसपास दौड़ाई और गेविन के पीछे आकर उसकी हथकड़ियाँ खोल दी। गेविन अपना दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने वाला था कि उससे पहले ऑफिसर मिशेल ने उसके हाथ से उसका मास्क छीना और उसे उसके पैरों पर पटक दिया। मेरी बात सुनो छोटे चूहे, उसने काफ़ी धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ इको हो रही थी, इसलिए मैं उसे सुन सकता था। अपने आप पर एक मेहरबानी करो और इस घटिया से कपड़ों को कूड़ेदान में फेंक दो। अगर दोबारा मैंने तुम्हें इन कपड़ों में देखा तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा और तुम्हारे ऊपर हेट क्राइम के चार्ज लगाऊंगा, समझे? मुझे लगा कि गेविन को आस पड़ोस के ब्लैक लोगों को परेशान करने के जुर्म में पकड़ा गया है, लेकिन ये तो अलग ही बात निकली। ऑफिसर मिशेल ने उसके बेल्ट को सीधा करते हुए उससे कहा, तुम्हारे गार्डियन या पेरेंट्स जो कोई भी है, उन्हें इस हफ्ते बुलाया जाएगा और उन्हें इस बारे में बताया जाएगा। हैव अ नाइस डे। वो सारी आंखें जो इन दोनों को देख रही थी अब धीरे धीरे जाने लगी थी, क्योंकि गेविन अंदर जाकर दरवाजे को ज़ोर से बंद कर चुका था और मिशेल भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया था। मुझे ये जानकर काफ़ी संतुष्टि हुई कि गेविन ठीक है और मैंने सोचा था कि ये सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन अब पलटकर मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं कितना गलत था। अगले दिन मैंने गेविन को बुलाया और हम दोनों मेरे कमरे में ताश खेलने लगे। दरअसल मैं जानना चाहता था कि हुआ क्या था। मैंने उसके लेफ्ट आंख के बारे में पूछा। क्या ये निशान तुम्हें मिचेल ने दिए हैं? उसने अपना सर हिलाया और करीब मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये उस किलर की तरफ से है। मैंने कन्फ्यूजन में गेविन की तरफ देखा। उसने कहा कि वो कोई एक आदमी नहीं बल्कि कई सारे मर्डरर्स थे, बल्कि वो तो 5 या शायद 10 भी हो सकते हैं, और वो सब 2 हफ्ते पहले उस लड़की के खून में शामिल थे। मैं कसम खाता हूँ कोरी, वो सैकड़ों लोग थे। उसने कहा। तुम्हारा क्या मतलब? मैंने पूछा। उसकी आंखें मेरे दरवाजे की तरफ घूम गई। शायद वो देखना चाहता था कि कोई उसे सुन तो नहीं रहा। फिर वो मेरे करीब आकर बोला, काले लोग। मेरा दिल मेरे सीने में ज़ोरों से दौड़ने लगा। क्या मैं सचमुच में ये बात को सुन रहा था? फिर उसने मुझे बताया कि वो इन 2 हफ्तों में जॉन डाइक के घर पे रहा था और उसी ने उसे बताया था कि ब्लैक लोग वाइट औरतों को मारने के पीछे पड़े हैं। और ये थियरी काफ़ी सरप्राइजिंग नहीं थी, क्योंकि जॉन डाइक हमसे कुछ ही साल बड़ा था और अब एक नियो नाजी की तरह एक्टिव था। मेरे लिए सबसे परेशान करने वाली बात ये थी कि गेविन इन सब बातों को मान कैसे गया। और देखा जाए तो वो लड़की जो उस दिन मरी थी वो तो वाइट भी नहीं थी। मैं अब स्ट्रीट क्राइम से नहीं लड़ने वाला, उसने कहा। असली क्रिमिनल्स तो वो है जो हमारे समाज के अंदर ही है और जिन्हें हमारी गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट कर रही है। ये बाहरी लोग जो हमारी जॉब्स ले रहे हैं, ये ब्लैक्स, ये स्पेनिश जो यहाँ ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ये क्वेयर और लेस्बियंस जो हमारे परिवारों में जहर घोल रहे हैं। मुझे उसे वहीं रोकना पड़ा क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स यूक्रेनियन ज्यूस थे और मैं इन बातों को सुनकर काफ़ी भिन्ना गया था। और इस हिस्पैनिक मोहल्ले में मैं, दरवुड और गेविन ही 3 वाइट फैमिलीज थी।
वो इन सारी रेसिस्ट बातों पर कैसे यकीन कर सकता है? तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, मैंने उससे कहा। वो कमबख्त जॉन डाइक एक नाजी है। जो भी चीज़ तुमने अभी कही वो सब गलत है, और जो कुछ तुम इस शहर में कर रहे हो वो उससे भी घटिया है। ये उत्पीड़न है, ये एक असॉल्ट है, ये रेसिज्म है दोस्त। उसने फिर सर्द लहजे में मुझसे कहा कि रेसिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और फिर उसने कहा कि तुम इन लोगों के बारे में क्यों परेशानी ले रहे हो? ये लोग तो जानवर थे, ये लोग तो इंसान भी नहीं थे। इन बातों को सुनकर अब मैं काफ़ी गुस्से में था। इसके बाद हम दोनों के बीच में एक दूसरे पर चीखने का मैच सा चल गया था। उसके बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बातें पूरी रात मेरे सर में घूमती रही। उसके अगले हफ्ते मैं ज़्यादातर घर में ही रहा। इस टाइम पर मैंने देखा कि डरवुड की तरफ से मुझे ईमेल आए हैं, लेकिन मैंने उन्हें बिना पढ़े ही डिलीट कर दिया। मैंने सोचा कि डरवुड गेविन का साइड किक है, इसलिए वो उसकी तरफ से ही मेल कर रहा होगा, तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर तीसरे दिन जब मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो मैंने उसका ईमेल को चेक किया, तो देखा कि वो इस सिचुएशन के बारे में तो नहीं थे। वो बस ऐसे ही हाय हेलो और होमवर्क के बारे में पूछ रहा था। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि वो उसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा था। फिर उस दिन मैंने उससे बातें की और उसके बाद हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हालांकि मैं उसे जानता तो पहले भी था, लेकिन हम दोनों की पहचान गेविन के वजह से थी। लेकिन इसके बाद गेविन हमारी दोस्ती के बीच नहीं था। एक फ्राइडे रात को हम चीज़ और नाचोस एक लोकल आर्केड में खा रहे थे, तो उसने बताया कि वो गेविन का साइड किक बनना ही नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ इसलिए उसके साथ था क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और अगले कुछ महीने सब कुछ सही चलता रहा। मेरे ग्रेड्स भी अच्छे थे और मुझे एक हायर क्लास में डालने के बारे में सोचा जा रहा था। लेकिन ईस्टर वीकेंड के बाद मैं दोबारा से गेविन के टच में आया। वो सुबह का टाइम था, सुबह के 5 बजे थे। मैंने अपने फ़ोन को वाइब्रेट करते हुए सुना। मैंने बिना देखे ही उसे उठा लिया। हेलो, मैंने अपनी आंखें मलते हुए कहा। कोरी, मैं गेविन की आवाज़ सुन सकता था। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी यार, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं उसकी आवाज़ में घबराहट आसानी से सुन सकता था। मैंने अपने फ़ोन को अपने कान के और नज़दीक लाते हुए कहा, शांत हो जाओ, क्या हो रहा है? मेरे बारे में खबर चल रही है। वो कह रहे हैं कि मैंने ऑफिसर मिशेल को कत्ल किया है। मेरी सांसें थम सी गई, मेरी बॉडी एक तरह से जम गई थी। सुनो, मैंने उसकी आवाज़ सुनी। वो भीख मांग रहा था। मैं यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर हूँ। मैं तुम्हारी घर की तरफ आ रहा हूँ। मैं चुपके से तुम्हारे घर में आ जाऊँगा। तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी सो रहे होंगे, सही है? हाँ, मैंने कहा। ग्रेट, मैं जल्द ही वहाँ पहुँचता हूँ। रुको, मैंने कहा, तुम डाइक के घर पे जाकर क्यों नहीं छुपते? वो तुम्हारे घर से काफ़ी दूर है। मैं उसके दांत पीसने की आवाज़ सुन सकता था। जॉन चला गया। वो काफ़ी टाइम से शहर से बाहर है। मेरे पास छुपने की और कोई जगह नहीं है। तो तुम यहाँ क्यों छुपना चाहते हो? मेरा मतलब है, हम एक ही तो बिल्डिंग में रहते हैं। यहाँ तो तुम्हें पुलिस ढूंढ लेंगे। मैं उसकी तेज़ सांसों की आवाज़ अपने कान में सुन सकता था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी ये सब चीज़ों को समझ पाएंगे। मुझे वहाँ आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरी मदद करो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तुम मेरे रूम में उस दिन रह सकते हो, तब तक कि मैं स्कूल से वापस नहीं आ जाता। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि इस बारे में क्या करना है। उसने मेरा धन्यवाद किया और फ़ोन रख दिया। इस सारे समय में मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने इंटरनेट पर अपने फ़ोन से सर्च किया तो मुझे एक आर्टिकल मिला जिसका टाइटल था, शहर के पुलिस वाले को एक मास्क पहने आदमी ने मार दिया। वहाँ पर एक पूरा वीडियो था। उसमें दिखाई दे रहा था कि ऑफिसर मिशेल एक रॉबरी को रोकने के लिए स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे एक मास्क मैन आदमी शूट कर देता है।
और उसके बाद जब ऑफिसर मिशेल नीचे गिर पड़ता है तो भी वो आदमी उसके ऊपर आकर उसे 2 बार और शूट करता है। और जब वो थोड़ा घूमता है तो मैंने देखा कि उसने वही मास्क पहना हुआ था जो केविन के पास था। केविन अभी भी यहाँ नहीं पहुँचा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने जल्दी से 911 पर कॉल किया। जब केविन मेरे घर में आया तो उसकी सांसें फूली हुई थी और वो हाँफ रहा था और उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था। मैं उसे अंदर ले आया और उसे पानी का गिलास देकर उसे शांत होने के लिए कहा और फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। सुनो, कल रात मैं अपने घर पे था, ठीक है। उसके बाद मैं कई दिन से पेट्रोल पर भी नहीं गया था और मुझे सर्दी भी हो गई थी, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से घर से बाहर निकला ही नहीं, बल्कि मैं तो अपने बिस्तर से ही नहीं उठा था। मैंने गेविन की तरफ ध्यान से देखा और मैं ये देखकर कह सकता था कि वो बीमार नहीं था। तुमने कहा कि तुम पेट्रोल पे नहीं गए थे। हाँ हाँ, उसने जल्दी से कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 फरार लोग हैं जो इसी शहर में घूम रहे हैं। मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना था। मैंने वीडियो देखा है, मैंने उससे कहा। उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था और कॉस्ट्यूम भी। वही तो बात है, गेविन ने भीख मांगते हुए मेरे शर्ट को पकड़ते हुए कहा। मैंने तो वो कॉस्ट्यूम 1 महीने से नहीं पहना। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उस कॉस्ट्यूम को कूड़े में फेंक दिया था। मैंने कहा तुम्हें कि मैं इमिग्रेंट्स के पीछे लगा हुआ था और अब मेरा लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कहीं पर रॉबरी करूं। मैंने उसकी बातें सुनी और उसके हर एक वर्ड को एनालाइज करने लगा। उसने अटैक की सारी डिटेल्स बताई थी जो मैंने रिपोर्ट में देखी थी। क्योंकि उसने भी वो स्टोरी देखी होंगी, इसलिए वो इतना ज़्यादा पैनिक में था। लेकिन फिर भी यही तो बात है, उसने मेरी शर्ट खींचते हुए कहा। 3 दिन पहले मेरे पास से पुलिस स्कैनर भी गायब हो गया। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। मैंने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा कि तभी एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक कर रहा था। पुलिस, दरवाज़ा खोलो। गेविन ने अपना सर उस आवाज़ की तरफ घुमा दिया। उसने मेरी तरफ देखा और फिर खिड़की की तरफ देखा। पुलिस, वो बड़बड़ाया। लेकिन कैसे? मैं खड़ा हो गया और मैं अब भागने के लिए तैयार था, लेकिन मैं भागा नहीं। उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाते हुए मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। तुमने पुलिस को बुलाया है। मैं बस वहाँ खड़ा रहा, एक बेवकूफ़ की तरह, खामोश। फिर उसने मुझे पकड़ा और एक ज़ोरदार घूंसा मेरे ऊपर जड़ा और फिर अपना घुटने से और अपने मुक्कों से मुझे मारने लगा। अब मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी ज़िंदगी दौड़ गई। मैं इस कातिल के साथ अकेला था। हेल्प! मैं चीखा, इस उम्मीद में कि बाहर खड़े पुलिस वाले इसे सुन सके। हेल्प! मैं और ज़ोर से चीखा, लेकिन उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सका क्योंकि उसने एक ज़ोरदार मुक्का जड़कर मेरे जबड़े को बंद कर दिया था। मैंने अपने हाथ अपनी हिफाजत के लिए उठाए कि फिर उसने उन्हें हटाकर ज़ोर से मेरे सर पर मार दिया और वो मुझे लगातार मारने लगा। इस खींचतान में मैं सुन नहीं पाया कि कब पुलिस ने फ्रंट डोर को तोड़ दिया और मेरे कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस आई। और फिर मैंने केविन के चीखने की आवाज़ सुनी। उसे 2 अफसर पकड़कर ले जा रहे थे। उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी। मेरी पूरी स्किन धड़क रही थी और उस वक्त मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, हालांकि उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था। वो गेविन को पकड़कर लेकर गए, जो कि चीख रहा था और उन्हें लातें मार रहा था, और पुलिस ने अनाउंस किया कि वो उसे मर्डर चार्जेस पर अरेस्ट कर रहे थे। गेविन को जूरी ने दोषी पाया। पुलिस को उसके कूड़ेदान से वो कॉस्ट्यूम मिला, हालांकि वो कसमें खाता रहा कि उसने ये काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था। गेविन के पास उसे कत्ल करने की वजह भी थी। सभी ने देखा था कि ऑफिसर मिशेल ने गेविन को उस दिन काफ़ी जलील किया था। बस पुलिस वो स्कैनर नहीं ढूंढ पाई जो गेविन के पास था, लेकिन उन्होंने जूरी को ये कहकर कन्विंस कर लिया कि वो उस स्कैनर की ही मदद से जान पाया कि ऑफिसर मिशेल कहाँ है। कोर्ट ने
उसे अडल्ट माना और उसे 25 साल की सज़ा दी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ये सब उसके साथ हुआ था। वो उस वक्त 16 साल का भी नहीं था। जब तक कि मैंने अपना हाई स्कूल ख़त्म किया, लोग गेविन के बारे में भूल चुके थे और यहाँ तक कि डरवुड और मैं भी इस बारे में बात नहीं करते थे। जब डरवुड ने मिडिल स्कूल पूरा किया तो वो भी उसी स्कूल में आ गया जहाँ पर मैं था। इससे हम दोनों की फ्रेंडशिप और भी बढ़ी। उसके बाद मेरे ग्रेड्स और भी इम्प्रूव होने लगे और मैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में इनरोल कर गया। मैं इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता था। जब डरवुड को मैंने इस बारे में पूछा तो उसने भी कहा कि वो भी यही करेगा। मेरे सीनियर ईयर के बाद डरवुड और उसकी माँ मिनियापोलिस से बाहर जा रहे थे। मैं ये देखकर काफ़ी सैड था, लेकिन मैं समझ सकता था कि शायद यही उनके लिए बेस्ट है। जिस दिन वो जा रहा था तो मैंने उसे उसकी चीज़ें पैक करने में उसकी मदद की। लंच टाइम के करीब मैं उसके रूम में था और सारी चीज़ें छोटे छोटे बक्सों में बंद थी। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और उसकी माँ ने किसी चीज़ के लिए उसे बुलाया। उसने मुझे वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा। कुछ मिनटों बाद मैं वहाँ बोर हो गया और मैं कुछ और चीज़ों को उठाने की कोशिश करने लगा। ज़्यादातर चीज़ें बक्सों में भर दी जा चुकी थी। फिर मैंने एक बक्सा उठाया। वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था। उस पर मेरी पकड़ थोड़ी ढीली हुई और वो सीधे नीचे गिर गया। ऊपर की सील खुली हुई थी, इसलिए अंदर जो कुछ भी था वो नीचे गिर पड़ा। मैं जल्दी से सारी चीज़ों को वापस बक्से में भरने की कोशिश करने लगा कि तभी मैंने देखा कि उसके पास एक काला मेटालिक रेडियो था। ये तो वही पुलिस स्कैनर है, गेविन का पुलिस स्कैनर, वही जिसके लिए उसने कसम खाई थी कि वो गायब हो चुका है। जिस दिन वो मर्डर हुआ था मैं वहीं बैठ गया उसे देखते हुए। तभी मैंने रूम के बाहर से कदमों की आवाज़ सुनी और दरवाज़ा खुल गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी के अभी राज वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में देते रहें।